नमस्ते। इनसाइड भारत में आपका स्वागत है। भारत की पहचान और विविधता में गहरी उतरान। आज हम चर्चा करेंगे जम्मू और कश्मीर पर। ये एक ऐसा नाम है जिसके साथ इतिहास, सियासत, खूबसूरती और दर्द, मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। कहानी बहुत पेचीदा है, कई परतें हैं। आज कोशिश करते हैं कुछ अहम परतों को समझने की। बिल्कुल। देखिए, 1947 के विलय से लेकर फिर अनुच्छेद 370 का पूरा सफर, 2019 के वो बड़े संवैधानिक बदलाव और फिर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, वाकई समझने को बहुत कुछ है। कोशिश रहेगी कि इसे सरल और दिलचस्प तरीके से पेश करें। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। 1947 भारत आजाद हुआ, रियासतें भारत या पाकिस्तान में मिल रही थीं। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने उस वक्त क्या फैसला लिया था? मैंने सुना है वो आजाद रहना चाहते थे। हाँ, ये बात सही है। महाराजा हरी सिंह ने शुरू में फैसला किया कि जम्मू और कश्मीर न तो भारत में शामिल होगा, न पाकिस्तान में, बल्कि एक स्वतंत्र रियासत बना रहेगा। लेकिन ये स्थिति आप देखिए ज़्यादा दिन चली नहीं। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। अच्छा, और उसी हमले ने महाराजा को अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया, यही हुआ? बिल्कुल। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। हमलावर श्रीनगर के काफी करीब पहुंच गए थे। तब महाराजा हरी सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी और इसी के चलते 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मतलब विलय पत्र, उस पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत रियासत का भारत में विलय हुआ। ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, IOA जिसे कहते हैं, क्या ये बाकी रियासतों के विलय पत्र जैसा ही था या इसमें कुछ खास था? नहीं, इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें थीं जो इसे दूसरों से अलग करती थीं। महाराजा ने सिर्फ 3 मुख्य विषय, डिफेंस यानी रक्षा, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेशी मामले और कम्युनिकेशंस यानी संचार, सिर्फ इन पर ही भारत की सरकार, जिसे उस समय डोमिनियन लेजिस्लेचर कहते थे, उसको कानून बनाने का अधिकार दिया। अच्छा। बाकी सभी मामलों में रियासत की अपनी स्वायत्ता, मतलब ऑटोनॉमी, वो बनी रहनी थी। और इसमें क्लॉज 7 और 8 का भी जिक्र आता है, वो काफी दिलचस्प लगते हैं। क्लॉज 7 कहता था कि ये विलय उन्हें भारत का भविष्य का संविधान मानने को मजबूर नहीं करेगा। ये सही है? हाँ, बिल्कुल। और क्लॉज 8 तो और भी साफ था। उसमें कहा गया था कि इस IOA से महाराजा की अपनी रियासत पर जो संप्रभुता है, मतलब सॉवरेनिटी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिवाय उन मामलों के जो उन्होंने भारत को सौंपे थे। ये क्लॉज दिखाते हैं कि शुरुआत से ही इस विलय में एक अंदरूनी तनाव था। मतलब भारत के साथ जुड़ने की इच्छा भी थी, पर अपनी अलग पहचान और कुछ हद तक स्वायत्ता बनाए रखने की एक मजबूत जिद भी। और यही कश्मकश आप देखिए दशकों तक जम्मू कश्मीर और भारत के रिश्ते को परिभाषित करती रही। तो भारत ने इन शर्तों के साथ विलय स्वीकार कर लिया? जी हाँ। अगले ही दिन 27 अक्टूबर 1947 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन ने विलय स्वीकार किया, लेकिन स्वीकृति पत्र के साथ उन्होंने एक और पत्र भेजा। उसमें ये इच्छा जताई कि जैसे ही राज्य में हालात सामान्य होते हैं, मतलब लॉ एंड ऑर्डर बहाल होता है और हमलावर हटा दिए जाते हैं, तो विलय के सवाल को जनता की राय, यानी रेफरेंस टू द पीपल, से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। अच्छा, और पाकिस्तान? दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस विलय को फ्रॉडुलेंट, यानी धोखाधड़ी करार दिया था। तो विलय तो हो गया, लेकिन एक तरह के विशेष दर्जे की नींव शायद यहीं पड़ गई थी, है ना? और इसी के बाद आया अनुच्छेद 370, जिसने इस विशेष दर्जे को संवैधानिक रूप दिया। बिल्कुल सही। विलय की इन्हीं विशेष परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग प्रावधान बनाने का फैसला किया। पहले अनुच्छेद 306A का ड्राफ्ट बना, जो बाद में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 बना। यह अनुच्छेद एसेंशियली केंद्र और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे को डिफाइन करता था, और इसका आधार वही IOA था, यानी रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा बाकी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास रहेगा, जब तक राज्य खुद सहमति ना दे। और इसी दौरान जम्मू कश्मीर की अपनी संविधान सभा भी बनाई गई थी। जी, 1951 में जम्मू कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा बनी, जिसके प्रमुख नेता थे शेख अब्दुल्ला। इसका मुख्य काम था राज्य का अपना संविधान बनाना। फिर 1952 में वो दिल्ली समझौता हुआ शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच। उसमें क्या तय हुआ था? हाँ, दिल्ली समझौता या दिल्ली एग्रीमेंट, वो एक अहम पड़ाव था। इसमें कई बातें तय हुई, जैसे भारतीय नागरिकता JNK के लोगों पर लागू होगी, मौलिक अधिकार भी लागू होंगे, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भी राज्य तक बढ़ाया जाएगा।
साथ ही राज्य की राजशाही खत्म करने पर सहमति बनी और राज्य को अपना अलग झंडा रखने और अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की अनुमति भी मिली। लेकिन क्या ये समझौता पूरी तरह लागू हो पाया? मैंने सुना है शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी भी तो हुई थी इसके बाद। हाँ, देखिए राज्य सरकार ने इसे अडॉप्ट तो किया। नवंबर 1952 में राजशाही खत्म हुई, युवराज करण सिंह सदर रियासत बने। लेकिन जल्द ही शेख अब्दुल्ला और केंद्र सरकार के बीच मतभेद वो काफी गहरे हो गए। आरोप लगे कि शेख अब्दुल्ला अनुच्छेद 370 को स्थायी बनाने और यहाँ तक कि भारत से अलग होने तक की बातें कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में अगस्त 1953 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सुने हैं वो बहुत अहम था इस कड़ी में। हाँ, 14 मई 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण था। इसने दिल्ली समझौते की कई बातों को जमीन पर उतारा और भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ जम्मू कश्मीर पर लागू कर दिया। इंपॉर्टेंटली, इस आदेश को राज्य की संविधान सभा की सहमति हासिल थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर का अपना संविधान 1956 में बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। ये तो हुआ इतिहास। अब आते हैं हाल के सबसे बड़े घटनाक्रम पर, 5 अगस्त 2019, जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को लगभग निष्प्रभावी कर दिया। ये प्रक्रिया काफी जटिल लगती है ना? खासकर कि ये तब हुआ जब राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगा था। क्या आप इसे थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकते हैं? हाँ, प्रक्रिया थोड़ी पेचीदा जरूर थी, सही कहा आपने। देखिए, उस वक्त JNK में विधानसभा भंग थी और प्रेसिडेंट्स रूल लागू था, जिसका मतलब है कि राज्य विधानसभा की सारी शक्तियां भारतीय संसद के पास थी। सरकार ने 2 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स जारी किए, CO 272 और CO 273। ओके, पहले CO 272 ने क्या किया? CO 272 ने एक तरह से रास्ता बनाया। इसने पहले तो कहा कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान अब JNK पर लागू होंगे। फिर इसने संविधान के अनुच्छेद 367, जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, मतलब व्याख्या करने वाला अनुच्छेद, उसमें एक बदलाव किया। इस बदलाव के जरिए अनुच्छेद 373 में लिखे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की संविधान सभा, इस शब्द का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की विधानसभा, ये कर दिया गया। अच्छा, यानी संविधान सभा को विधानसभा से बदल दिया। लेकिन विधानसभा तो उस समय थी ही नहीं, तो फिर सहमति किसने दी? हाँ, यहीं पर राष्ट्रपति शासन का रोल आया। क्योंकि विधानसभा की शक्तियां संसद के पास थीं, तो संसद ने विधानसभा की जगह पर राष्ट्रपति से सिफारिश कर दी कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाए। और इसी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति ने दूसरा ऑर्डर CO 273 जारी किया, जिसने अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर बाकी सभी खंडों को निष्प्रभावी, मतलब सीज टू ऑपरेट कर दिया, और खंड 1 को भी बदलकर ये लिख दिया कि भारत का पूरा संविधान JNK पर लागू होगा। तो इफेक्टिवली अनुच्छेद 370 बेअसर हो गया। जाहिर है इस पूरे कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई होगी। बिल्कुल, कई याचिकाएं दायर हुई। कोर्ट का फैसला क्या रहा? खासकर वो जो संप्रभुता, सॉवरेनिटी वाला सवाल था उस पर। जी, 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को सही ठहराया। संप्रभुता के सवाल पर कोर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ था। कोर्ट ने माना कि 1947 में IOA पर साइन करने और भारत में विलय के बाद JNK ने अपनी कोई बाहरी या अंदरूनी संप्रभुता बरकरार नहीं रखी थी। कोर्ट ने युवराज करण सिंह की 25 नवंबर 1949 की घोषणा का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का संविधान JNK पर लागू होगा और राज्य के बाकी असंगत प्रावधान खत्म हो जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि ये घोषणा IOA के क्लॉज 7 और 8 से आगे की बात थी। अच्छा, साथ ही JNK के अपने संविधान का सेक्शन 3 भी कहता था कि राज्य भारत का अभिन्न अंग है। हाँ, कोर्ट ने ये तो माना कि संप्रभुता नहीं बची थी, लेकिन कई लोग ये मानते रहे हैं कि अनुच्छेद 370 अपने आप में एक तरह की आंतरिक स्वायत्तता, मतलब इंटरनल ऑटोनॉमी का प्रतीक था। इस नजरिए को कोर्ट ने कैसे देखा? देखिए, कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को कुछ विशेष अधिकार जरूर मिले थे, लेकिन ये संप्रभुता नहीं थी। इसे कोर्ट ने अस्थायी, मतलब टेम्पररी प्रावधान माना। तर्क दिया गया कि इसे संविधान के भाग 21 में रखा गया था, जो टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस के बारे में है। इसका मकसद उस वक्त की विशेष परिस्थितियों से निपटना था।
कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य की संविधान सभा भंग होने से राष्ट्रपति के अनुच्छेद 370(3) के तहत इसे हटाने की शक्ति खत्म नहीं हो जाती। और राष्ट्रपति शासन के दौरान इतना बड़ा फैसला लेने की वैधता पर कोर्ट ने क्या कहा? क्या इसे दुर्भावनापूर्ण यानी मालाफाइड नहीं माना गया? कोर्ट का कहना था कि प्रेसिडेंट्स रूल अनुच्छेद 356 के दौरान सरकार जो भी कदम उठाती है उन सब की न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू जरूरी नहीं, खासकर रूटीन के कामों की। समीक्षा तभी होगी जब पहली नज़र में प्राइमा फेसी लगे कि फैसला गलत इरादे से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से लिया गया है। कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 370 हटाना दुर्भावनापूर्ण नहीं था। ये केंद्र सरकार का एक नीतिगत फैसला था। लेकिन वो जो CO 272 के जरिए अनुच्छेद 367 में बदलाव किया गया था, क्या उसे कोर्ट ने सही माना? क्योंकि व्याख्या करने वाले क्लॉज से मूल अनुच्छेद को बदलना ये तो थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये एक बहुत बारीक पॉइंट था और इस पे कोर्ट ने गौर किया। कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 367 का इस्तेमाल करके अनुच्छेद 370 को इस तरह बदलना ये तरीका सही नहीं था। मतलब CO 272 का वो पैरा 2 अवैध था। आप इंटरप्रिटेशन क्लॉज का इस्तेमाल करके सब्सटैंटिव प्रोविजन को नहीं बदल सकते। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370(1) का D के तहत ये शक्ति हमेशा से थी कि वो भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को या सभी प्रावधानों को J&K पर लागू कर सकते हैं। अच्छा, ओके। चूंकि CO 272 ने यही किया था, मतलब पूरे भारतीय संविधान को लागू किया, इसलिए उसका बाकी हिस्सा वैध था। और जब पूरा भारतीय संविधान लागू हो गया तो फिर अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने वाला CO 273 भी वैध माना गया। समझ गए। तो J&K के अपने संविधान का क्या हुआ इस फैसले के बाद? उसका स्टेटस क्या रहा? कोर्ट ने कहा कि जब भारत का संविधान पूरी तरह J&K पर लागू हो गया तो राज्य का अपना संविधान अपने आप ही निष्प्रभावी मतलब इनऑपरेटिव हो गया। उसकी कोई अलग कानूनी हैसियत नहीं बची। अनुच्छेद 370 हटाने के साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरीज में भी बांट दिया गया था। जम्मू और कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख बिना विधानसभा के। क्या कोर्ट ने इस पुनर्गठन मतलब रीऑर्गेनाइजेशन को भी सही ठहराया? कोर्ट ने पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रोसीजर को तो सही माना। तर्क वही था कि राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद राज्य विधानसभा की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती है और अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्य की सीमाएं बदलने या नया राज्य या यूटी बनाने का अधिकार है। लेकिन क्या किसी पूरे राज्य को यूटी में बदलना क्या ये संवैधानिक है? इस मूल सवाल पर, सब्सटैंटिव क्वेश्चन पर कोर्ट ने कुछ कहा? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल था। इस पर कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई फैसला नहीं दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में यह आश्वासन दिया था कि J&K का राज्य का दर्जा भविष्य में बहाल किया जाएगा, लद्दाख हालांकि यूटी ही रहेगा। तो इस आश्वासन को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह सवाल भविष्य के लिए खुला छोड़ दिया कि क्या केंद्र सरकार किसी राज्य को स्थायी रूप से यूटी में बदल सकती है या नहीं। पर कोर्ट ने राज्य का दर्जा बहाली और चुनावों के लिए कोई टाइमलाइन दी, कोई निर्देश? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्देश था। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जितनी जल्दी हो सके मतलब एट द अर्लीएस्ट बहाल किया जाए और साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर 2024 तक करा लिए जाएं। इसी फैसले में जस्टिस कॉल की एक अलग सिफारिश भी थी, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने की। वो क्या था? हायर जस्टिस SK कॉल ने अपने कनकरिंग ओपिनियन में मतलब सहमति वाले लेकिन अलग तर्क वाले फैसले में एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने सुझाव दिया कि जम्मू कश्मीर में दशकों से चले आ रहे संघर्ष के दौरान जो मानवाधिकार उल्लंघन हुए हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के आरोप हैं, उनको एड्रेस करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के मॉडल पर एक सत्य और सुलह आयोग ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाना चाहिए। इसका मकसद होगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहां लोग चाहे वो कोई भी हो बिना डर के अपने अनुभव अपना दर्द साझा कर सकें ताकि सच सामने आए और शायद सुलह की तरफ बढ़ा जा सके। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि ऐसा आयोग बनाना कोर्ट का काम नहीं है, सरकार को सोचना होगा। चलिए, कानूनी दांव पेंच और फैसलों से इतर जम्मू कश्मीर की असली पहचान तो वहां के लोगों, उनकी संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी में बसती है। चलिए थोड़ा उस पहलू को भी समझते हैं। भौगोलिक रूप से कितना विविध है? ओह, बहुत ज्यादा। देखिए, कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली, वो तो खैर अपनी बेमिसाल खूबसूरती, डल और निगीन जैसी झीलों, बर्फ से ढके पहाड़ों के लिए जन्नत मानी ही जाती है। ये पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच बसी है। फिर जम्मू क्षेत्र है,
जहां मैदानी इलाके भी हैं, शिवालिक की हरी भरी पहाड़ियां भी हैं और माता वैष्णो देवी का प्रसिद्ध तीर्थ भी। और लद्दाख, जो अब अलग यूटी है, वो एक हाई एल्टीट्यूड ठंडा रेगिस्तान है, अपनी एकदम अलग तरह की खूबसूरती और संस्कृति के साथ। और आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से ये भारत का एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य था उस समय। हाँ, 2011 में राज्य की कुल आबादी में करीब 68% मुस्लिम थे, 28% हिंदू और बाकी सिख, बौद्ध और अन्य। कश्मीर घाटी में मुस्लिम बहुमत है, लगभग 97%। जम्मू क्षेत्र में आपको हिंदू, मुस्लिम और सिख आबादी का अच्छा खासा मिश्रण मिलेगा। और भाषाएं? कश्मीरी और उर्दू के अलावा भी बहुत कुछ होगा वहाँ। बिल्कुल। कश्मीरी घाटी की मुख्य भाषा है, अपनी लिपि और समृद्ध साहित्य के साथ। डोगरी जम्मू क्षेत्र की प्रमुख भाषा है और इसे 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके राष्ट्रीय मान्यता भी दी गई। उर्दू लंबे समय तक राज्य की आधिकारिक भाषा रही है और आज भी व्यापक रूप से इस्तेमाल होती है। हिंदी भी अब काफी बोली और समझी जाती है। इनके अलावा पहाड़ी, गोजरी, जो गुज्जर बकरवाल समुदाय की भाषा है, पंजाबी, लद्दाखी, बाल्टी जैसी कई भाषाएं और बोलियां इस क्षेत्र को भाषाई रूप से बहुत समृद्ध बनाती हैं। वाह, इतनी विविधता भाषाओं में है तो संस्कृति में तो होगी ही। त्योहार, कला, संगीत, खान पान, कुछ खास बातें बताएं हमें। जरूर। त्योहारों में देखिए, ईद और दिवाली या लोहड़ी दोनों ही पूरे जोश से मनाए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा और वैष्णो देवी यात्रा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व तो बहुत ही ज्यादा है। हैंडीक्राफ्ट्स मतलब दस्तकारी तो विश्व प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल की वो मुलायमियत और डिजाइन, हाथ से बने कालीन जिनकी गांठों की बारीकी कमाल की होती है, अखरोट की लकड़ी पर वो महीन नक्काशी, वॉलनट वुड कार्विंग और वो चटकीले रंगों वाला पेपियर माशे का काम। हाँ, वो तो बहुत खूबसूरत होता है। संगीत और वाद्य यंत्रों का क्या? संतूर तो यहीं की देन है ना? हाँ बिल्कुल, संतूर कश्मीर का खास वाद्य यंत्र है। संगीत की बात करें तो सूफियाना कलाम एक सेमी क्लासिकल विधा है। लोक संगीत में राउफ है, जो महिलाएं खास मौकों पर करती हैं, और चक्री काफी लोकप्रिय है। डोगरी लोक संगीत की अपनी अलग पहचान है। और खाने की बात चले तो वाजवान सुने बिना बात पूरी नहीं होती। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। वज़वान कश्मीरी मेहमान नवाजी और पाक कला का शिखर है। ये एक पारंपरिक दावत होती है जिसमें दर्जनों व्यंजन परोसे जाते हैं, ज्यादातर मटन के। रोगन जोश, गुश्ताबा जो मीट बॉल्स होते हैं योगर्ट ग्रेवी में, तबक मांस यानी फ्राइड रिब्स, रिश्ता, लिस्ट बहुत लंबी है। मुंह में पानी आ गया। कश्मीरी पंडितों का खाना थोड़ा अलग होता है। उसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल कम होता है, जैसे दम आलू, राजमा गोगजी और सुबह की चाय, या तो केसर बादाम वाला कहवा या फिर वो गुलाबी रंग की नमकीन नून चाय। हाँ, नून चाय। और जम्मू का खाना थोड़ा पंजाबी और हिमाचली प्रभाव लिए हुए है, जैसे राजमा चावल, अंबल जो खट्टा मीठा कद्दू होता है। अब अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये सब खूबसूरती और संस्कृति पेट कैसे भरती है? मेन सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी क्या है वहाँ के? देखिए, अर्थव्यवस्था मुख्य तौर पर कुछ चीजों पर टिकी है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। जे&के भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादक है। देश के करीब 75% सेब यहीं से आते हैं। इसके अलावा अखरोट, चेरी, खुबानी, प्लम, बादाम और हाँ, केसर, सैफरन, इसकी खेती बहुत अहम है। पंपोर का केसर तो दुनिया में बेस्ट माना जाता है और उसे जीआई टैग भी मिला है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। सही। जी हाँ। मतलब उसकी पहचान उसी इलाके से जुड़ी है। बागवानी के अलावा हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज्म का भी बड़ा रोल होगा। बिल्कुल, हैंडीक्राफ्ट्स दूसरा बड़ा स्तंभ है। पश्मीना, कालीन, लकड़ी का काम, ये लाखों लोगों को रोजगार देता है और अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी होता है। तीसरा है टूरिज्म यानी पर्यटन। श्रीनगर, गुलमर्ग जो स्कीइंग के लिए मशहूर है, पहलगाम, सोनमर्ग जैसी जगहें हमेशा से सैलानियों को खींचती रही हैं। धार्मिक पर्यटन, खासकर वैष्णो देवी यात्रा, वो जम्मू क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा नदियों की वजह से यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की भी काफी क्षमता है, जिस पर अब काफी काम चल रहा है। लेकिन इन सब पर शायद वो जो अस्थिरता रही है और सुरक्षा हालात है, उनका असर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से। और यही हमें चुनौतियों वाले हिस्से पर लाता है। राजनीतिक अस्थिरता और करीब 3 दशकों से ज्यादा चले आ रहे उग्रवाद, मिलिटेंसी ने अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है, खासकर पर्यटन और निवेश को। ये उग्रवाद का दौर कब और कैसे शुरू हुआ था? क्या वजह थी? इसकी शुरुआत मोटे तौर पर 1989 के आसपास मानी जाती है।
इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें 1987 के चुनावों में धांधली के आरोप, बढ़ता हुआ राजनीतिक असंतोष और सीमा पार पाकिस्तान से मिलने वाला समर्थन शामिल है, जिसे बाद में खुद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी माना था। और इसका असर क्या हुआ जमीन पर? हालात कैसे रहे? असर बहुत भयानक रहा मैडम। हजारों लोगों की जानें गईं, आम नागरिक, सुरक्षा बल के जवान और उग्रवादी। बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप दोनों तरफ लगे। सबसे दुखद घटनाओं में से एक था कश्मीरी पंडित समुदाय का घाटी से पलायन, जो 1990 के आसपास हुआ। लाखों लोग अपना घर-बार छोड़ने को मजबूर हुए। इस स्थिति से निपटने के लिए AFSPA मतलब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे सख्त कानून लागू किए गए, जो सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देते हैं, लेकिन मानवाधिकार संगठन इनकी लगातार आलोचना करते रहे हैं। हाँ, AFSPA काफी विवादास्पद रहा है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले भी तो माहौल काफी तनावपूर्ण था। कम्युनिकेशंस बंद कर दिया गया था, नेताओं की नजरबंदी हुई थी। हाँ बिल्कुल। अगस्त 2019 के फैसले से पहले और बाद में सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं लंबे समय तक बंद रहीं और मुख्यधारा के नेताओं समेत कई लोगों को हिरासत में या नजरबंद रखा गया। सरकार का कहना था कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी हिंसक प्रतिक्रिया को रोकने के लिए जरूरी थे, लेकिन इन कदमों की नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के हनन के आधार पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी आलोचना भी हुई। तो ये थी जम्मू और कश्मीर पर हमारी आज की चर्चा। इतिहास की परतें, कानूनी पेचीदगियां, संस्कृति के रंग और जमीनी चुनौतियां, सब कुछ कितना आपस में गुंथा हुआ है। वाकई ये एक बेहद जटिल और संवेदनशील विषय है, जिस पर शायद एक चर्चा कभी काफी नहीं हो सकती। 2019 के बाद स्थिति लगातार बदल रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कानूनी स्थिति तो साफ कर दी है, लेकिन हाँ, राज्य का दर्जा, बहाली, चुनाव और सबसे बढ़कर लोगों के बीच विश्वास बहाली और शांति की स्थापना, ये अभी भी बड़े सवाल हैं। जस्टिस कौल की वो सत्य और सुलह आयोग की सिफारिश भी इसी तरफ इशारा करती है कि अतीत के जख्मों को स्वीकार किए बिना शायद मुकम्मल भविष्य बनाना मुश्किल हो। बिल्कुल, जस्टिस कौल की सत्य और सुलह आयोग की सिफारिश भविष्य के लिए एक रास्ता सुझाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा मुश्किल कदम उठाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामाजिक सहमति बन पाएगी? इस पर सोचना जरूरी है। ओके, सो वी होप यू लाइक टुडेज डिस्कशन। फॉर मोर सच डिस्कशंस, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।